तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, क्रॉप, एनिमल और इन सब पर बेस्ड हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी। जी हाँ स्टूडेंट्स, सभी का एक मिक्स्ड टॉपिक है। पेपर में हर साल पूछा जाता है, या तो क्रॉप के तरफ से आ जाता है, या तो एनिमल के तरफ से आ जाता है, या तो फिर आपका तो परफेक्ट है कि ये एग्रीकल्चर किससे आएगा, आपका बायोलॉजी से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या टॉपिक है आप लोगों का? तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक का नाम आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? बोले यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया जरा बताइए, क्यों पढ़ा जा रहा है इसको, क्यों जरूरी है? हर पौधे के लिए, हर पशुओं के लिए, हर इंसान के लिए जरूरी है। तो ये करता क्या है काम? तो बोले सर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, क्या इन सभी प्लांट में जो सेल पाए जाते हैं, क्या वो सेल स्ट्रेंस हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं? बताओ, क्या वो सारे सेल हमारे, ठीक है, वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे? या स्ट्रेंस ये हमारे जितने भी सेल हैं, क्या ये सारे सेल हमारे यूकैरियोटिक होंगे? यूकैरियोटिक। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी सेल होते हैं, वो सारे सेल हमारे जो हैं, क्या वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, या वो सारे सेल हमारे जो हैं यूकैरियोटिक होते हैं? कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टूडेंट्स पौधों में? कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जानवरों में? कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं इंसानों में? बताओ। जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो कोशिका कैसी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक की होती है या यूकैरियोटिक की होती है? मैसेज करो, दो ऑप्शन दिए आपको, तो आप देना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं स्टूडेंट्स क्या होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है, अच्छी होती हैं। बोल सर ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है एकल कोशिका। याद रखिएगा, ऐसे जीव जंतु जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, सिंगल सेल। क्या पाए जाते हैं? केवल सिंगल सेल पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। तो बोल सर सिंगल सेल किसमें होते हैं? तो आपके हाथों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, क्या इनमें केवल एक सिंगल कोशिका पाई जाती है? यदि वो डैमेज हो जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह? बोले यस सर बिल्कुल। यदि हमारे हाथों में बैक्टीरिया लग जाए तो हम लोग जो है साबुन यूज करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हाथों को रगड़ लेते हैं, बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। यदि मैं बोलूं कि एक हाथी को ऐसी रगड़ के देखो जरा, क्या हाथी नष्ट हो जाएगा? क्या किसी इंसान को रगड़ के देखो जरा, क्या इंसान नष्ट हो जाएगा? क्या शेर को रगड़ के देखो जरा, शेर नष्ट हो जाएगा आप लोगों से? क्या किसी पौधे को रगड़ के देखो, किसी गाय को रगड़ के देखो? बोले सर नहीं, इनमें लाखों की संख्या में कोशिकाएं हैं, इनमें लाखों की संख्या में कोशिकाएं हैं। तो क्या ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं? बोले सर नहीं, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो जिनमें हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। उन्हें क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो सर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये इंसानों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहां पाया जाएगा? तो सर जितने भी इंसान हैं, सभी मानव में ये पाया जाएगा। ये सभी गाय में, सभी भैंस में, सभी भेड़ में, सभी बकरियों में, सभी में पाया जाएगा ये। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, और भेड़, इन सब में पाया जाएगा। और सर प्लांट, जितने भी आप पौधे देख रहे हैं,
किसी पौधे का आप जो है एक तना को तोड़ दो, किसी पौधे के एक तने को तोड़ दो, आपकी इच्छा हुई, होती कई बार इच्छा, रोड में चलते चलते कोई पौधा दिखा, हम लोग तोड़ देते हैं खुशी से, तो क्या वो पौधा नष्ट हो जाएगा? जैसे हम लोग फूल तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, तो क्या उससे पौधा नष्ट हो जाएगा? बोले सर नहीं होगा, उससे पौधा नष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आप लोगों के टॉयलेट पर, ठीक है, टॉयलेट सीट पर या कभी हाथों में जम्स वगैरह, ऐसा आपने एडवर्टाइज देखा होगा, डेटॉल की, लाइफ बॉय की एडवर्टाइज में आपको दिखाते हैं, यदि मैं इसको ऐसे बीच में से तोड़ दूं, बीच में से काट दूं, तो क्या अब ये काम कर पाएगा कोई बैक्टीरिया? बोले सर नहीं, अब बैक्टीरिया क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। आप लोगों के पानी में भी होते हैं, यदि कहीं पर पानी भर जाता है तो आपने देखा होगा वहां पर भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बोले या सर कीटाणु पनपने लगते हैं। तो क्या वो एकल कोशिका होती? बोले या सर उन्हें कहा जाता प्रोकैरियोटिक। जो सिंगल सेल होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो मल्टी सेल होते हैं बहुत ज्यादा, उसे यूकैरियोटिक कहा जाता। तो इंसान को, पौधों को और सभी जानवरों को उसमें रखा गया है। बोल सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है यहां पर? तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस। क्या कहलाता है सर? पावर हाउस कहलाता है। अब बताइए आप लोग जो है पावर हाउस को कैसे समझते हैं? कई बार आप लोगों ने सुना होगा भाई पावर हाउस, ठीक है, में प्रॉब्लम है, पावर हाउस चलना है। ये पावर हाउस का नाम सुना है? बोले यस सर। सर पावर हाउस का मतलब होता है जहां पर क्या हो सर? जहां पर पूरे शहर की बिजली होती है। मतलब क्या होती है सर? ऊर्जा होती है। तो क्या पावर हाउस से ऊर्जा आती है? बोले यस सर। हमारे गांव में, शहर में जो है एक मेन पावर हाउस होता है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है बताइए? पेपर में आया है कई बार क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सर कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये एक, ठीक है, थैली है, एक सतह है हमारे शरीर के अंदर में, सभी जानवरों में होती, सारे पेड़ पौधों में होती है, ये पावर हाउस होती है। सर ये क्या करती है पावर हाउस? सर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो शरीर में जो हमारी पावर हाउस है, जो ऊर्जा है, क्या वो ऊर्जा का नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही रखा गया है? उस ऊर्जा को कुछ ना कुछ तो कहा जाता होगा, बताओ। हमारे शरीर में जो ऊर्जा इकट्ठी है, चाहे जानवरों की बात करें, जैसे जानवरों में एनर्जी रहती है, ठीक है, पेड़ पौधों में एनर्जी रहती, तभी तो वो फल फूल दे रहे हैं हमें, नहीं तो सूख नहीं जाएंगे। हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, हम यदि बीमार हो जाते तो एनर्जी कम हो जाती है हमारी, फिर हमें ग्लूकोज लगाया जाता है। ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं? बोले यस सर। इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, टॉनिक वगैरह देते हैं फल फूल की, तो इन सब में एनर्जी होती है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका नाम है एटीपी। सभी पौधों में, सभी जानवरों में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे एटीपी के नाम से जाना जाता है। बोले सर ये एटीपी क्या है? हमने तो कभी नहीं पढ़ा, एटीपी होता क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर आपका काम यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म पेपर में कई बार आ चुका है। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? याद रखना, इसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका नाम है। अब ये करता क्या है भैया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ये करता क्या है? तो स्टूडेंट्स ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं ना, कुछ भी हमने खाया, जैसे पेड़ पौधों ने पानी लिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किए, और उनकी जड़ें क्या करती हैं सर? इनकी जड़ें जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचती हैं। सही बात है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं क्या वो अपनी जड़ों से पानी और पोषक तत्व खींचते हैं? बोले हाँ बिल्कुल खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पोषक तत्व इकट्ठा होता है शरीर में, जैसे हमने कुछ भी खाया, जैसे हमने जो है मंचूरियन खा लिया, इडली खा लिया, पानी पूरी खा लिए पानी पूरी वाले भैया से, फिर घर आके दाल चावल भी खा लिए, सब्जी रोटी भी खा लिए, फिर हमने जो है
और कुछ आपका जो फेवरेट होगा वो भी आपने खा लिए। तो भैया इतनी सारी चीजें आपने खा लिए हैं, तो ये सारी चीजों की एनर्जी इकट्ठी होती होगी ना कहीं बॉडी में। बोले यस, बिल्कुल इकट्ठी होती है। ये सारी एनर्जी हमारे शरीर में क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी इकट्ठी होती, ये शुरुआत में इकट्ठी होती कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। चाहे जानवर खाएं चाहे इंसान खाएं, जो भी खाते पीते उनकी एनर्जी किसके रूप में इकट्ठी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी इकट्ठी होगी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। लेकिन पेड़ पौधों की किसके रूप में होती है, पेड़ पौधों की किसके रूप में होती है? तो स्टूडेंट्स, पेड़ पौधों के रूप में आपने सुना होगा जाइलम, और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने फ्लोएम। सुना है क्या जाइलम और फ्लोएम? जाइलम जो है पेड़ पौधों के पूरे तने में पानी पहुंचाने का काम करता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पूरे, भाई जमीन के अंदर पानी होता है और कहां पहुंच जाता है, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में। तो पानी कैसे चढ़ता है ऊपर? क्या हर पेड़ के पास में एक मोटर लगा के आए हो आप लोगों ने, कि एक मोटर लगी, जैसे घर में पानी आता है, 2 मंजिला मकान 3 मंजिला मकान में हमें पानी पहुंचाना है, तो भैया हर पेड़ के भी तो लगभग 2 मंजिला का पेड़ हो जाता है, बड़े बड़े पेड़। तो उनमें पानी कैसे पहुंचेगा? मोटर से। और खाना कैसे पहुंचाओगे? तो बोले सर पेड़ के पास में ये सुविधा सेल्फ है। फ्लोएम है, ये जल पहुंचाने का काम करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है सर? फ्लोएम पहुंचाता है खनिज तत्व। खाना पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का होता है पेड़ पौधों में। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये पेड़ पौधों की जो एनर्जी है उसका राज फ्लोएम और जाइलम है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक्टिव रहते हैं और ये एनर्जी देते रहते हैं एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे शरीर की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप दौड़ेंगे, आप खेलेंगे, ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब एटीपी के रूप में इकट्ठी है हमारे शरीर में। बोले यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने जो भी खाया पिया वो कार्बोहाइड्रेट्स बना। फिर यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या होता है सर? जब पानी पी लेते हैं हम लोग, तो पानी पीने के बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ग्लूकोज फिर हमारा एटीपी के रूप में टूटता है। जैसे मान चलो हमने आज खाना खाया है, और यदि हमें 1 हफ्ते तक भी खाना ना दिया जाए, तो आपने देखा होगा हम तब भी जो है सरवाइव कर जाएंगे, तब भी हम जिंदा रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों भाई? आज खाना खाया तो आज रहना चाहिए, कल का क्या पता ना मिले खाना तो खेल समाप्त। बोले सर नहीं, हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के रूप में, यही टूट टूट कर हमें क्या करती है? एनर्जी देती जाती है। यही एटीपी है जो हमें सरवाइव कराती है। तो इतनी गर्मी पड़ने पर पेड़ पौधे नष्ट नहीं होते हैं, वो ऊपर ऊपर से सूख जाते हैं लेकिन अंदर से हरे भरे रहते हैं। और जैसी बारिश मिली, जैसी पानी आया, वो फिर से क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। जानवरों को भी आप यदि 2 दिन 3 दिन खाना ना दो तो जानवर भी सरवाइव कर जाते हैं, जानवरों को भी कुछ नहीं होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप किसी एक बैक्टीरिया को पकड़ें और उठाकर कहीं एक जगह रख दें, 24 घंटे बाद में वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास में केवल एक सिंगल सेल होता है, उसी से वो सरवाइव करता है, उसके पास में एनर्जी स्टोर करने का कोई साधन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग ने कई बार सुना होगा कि जो बैक्टीरिया है इनसे क्या करो? मास्क लगा के रखो, ठीक है, दूरी बना के रखो। उससे क्या होता है? तो सर ये जहां एक बार जैसे मान चलो किसी ने किसी को छींक आ गई, किसी ने छींक दिया किसी एक स्थान पर, तो वहां पर लगभग 10 से, ठीक है, 12 घंटे या 24 घंटे तक वहां पर वो बैक्टीरिया घूमते रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई अन्य माध्यम नहीं मिलेगा, किसी का शरीर नहीं मिलेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो एटीपी का पूरा खेल है, एटीपी का पूरा खेल है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बन जाएगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया? यदि आता है पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, बहुत शानदार। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाए फिर, एक सिंपल सी एक डेफिनेशन, क्योंकि अभी तो आपको समझाए हैं। आइए डेफिनेशन होगी
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन, एक प्रकार की झिल्ली है। झिल्ली मतलब लेयर। जैसे आप लोगों को कहीं पर कट लग जाता तो आपके ऊपर की त्वचा नहीं निकल जाती है, तो वैसी एक लेयर है हमारे शरीर में, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। ठीक है, तो जैसे हमारी जो चमड़ी होती है ना, स्किन, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स present in the cytoplasm of all eukaryotic cell, जी याद रखिएगा। तो ये हमारी क्या बनती है, डेफिनेशन बन जाती है। क्या लिखेंगे इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्ली से बंधे अंग हैं। ये क्या पाई जाती है, जितनी भी हमारी जो कोशिका लिक्विड है, ठीक है, जो भी हम लोग खाते पीते लिक्विड है ना हमारे शरीर में, हम जो भी खाएंगे पीएंगे वो क्या होता है सर, लिक्विड में ही तो कन्वर्ट होता है। वो सर सच में लिक्विड में कन्वर्ट होता है? सर हम लोग तो जो है सर, ठीक है, दाल चावल खाते हैं, सब्जी पूड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, लड्डू खा लेते हैं, तो सर ये तो सब सॉलिड चीजें हैं, ये सब सॉलिड चीजें हैं। आप मुझे ये बताइए, ये सब सॉलिड खाने के बाद में भी आपका, ठीक है, जो स्टोरेज है वो किसको स्टोर करके रखता है, केवल लिक्विड को। और नहीं तो आप जो है 2 महीने नहीं 4 महीने एक बूंद अनाज ना खाएं, केवल आपको जो है सुबह शाम केवल ग्लूकोज की बोतल लगा दिया जाए, सिर्फ ग्लूकोज की बोतल, तो आप जिंदा रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, ग्लूकोज की बोतल तो केवल पानी पानी है। तो सर वो एनर्जी है, एक प्रकार की शर्करा है, उसमें मिठास होता है, नहीं तो ग्लूकोज खाकर देख लेना, वो एनर्जी है। उस एनर्जी से आप सरवाइव रहेंगे, क्योंकि उसमें पानी की भी पूर्ति है और एनर्जी की भी पूर्ति हो जाती है। तो ये कहां है, तो सर ये हमारे सेल्स में कोशिका लिक्विड होगा। हमारे बॉडी में क्या है सर, हमारे बॉडी में एक लिक्विड पाया जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है, उस लिक्विड में ये मौजूद रहेंगे। तो जो कोशिका द्रव है उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है साइटोप्लाज्मा। जो कोशिका द्रव है उसे साइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला क्या है, कोशिका द्रव है। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्मा होता क्या है, तो सर ये पदार्थों को रंग वगैरह प्रदान करता है, रंग देता है। ठीक है, कोई भी जो लिक्विड है आपके शरीर में जा रहा है तो क्या उसका रंग नहीं आएगा। जैसे मान चलो आप जो है चुकंदर का जूस पियेंगे तो चुकंदर का जूस, ठीक है, गुलाबी रंग का निकल जाएगा। करेले का जूस पियेंगे तो हरे रंग का निकल जाएगा। गाजर का जूस पियेंगे तो वो अलग रंग का निकल जाएगा। तो जो रंग होता है लिक्विड में, ये स्टोर करके रखता है, ये उसे स्टोर करके रखेगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो यदि मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर लेकर चलें, तो बताइए बच्चों, क्या आप लोगों ने डीएनए और आरएनए का नाम सुना हुआ है? क्या आप सभी लोगों ने डीएनए और आरएनए का नाम सुना है? बोले यस, सब बच्चों ने सुना है डीएनए आरएनए का नाम। तो मुझे आप ये बता दो कि ये आप लोगों के डीएनए में मौजूद होता है या ये आपके आरएनए में मौजूद होता है, या ये दोनों में होता है? ये डीएनए में मौजूद होगा आपके या आरएनए में? इंसानों में भी, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी ये डीएनए में मौजूद है या आरएनए में मौजूद है, या दोनों जगह मौजूद रहेगा?
और ये डीएनए आरएनए क्या है, ये अपने आप में फिर एक नया टॉपिक चालू होगा। क्या होता है डीएनए आरएनए? तो पहली बात सर, ये शरीर के अंग हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सर शरीर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। जब शरीर के सभी कोशिकाओं में होगा तो कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए तो होगा ही होगा। तो ये दोनों में होता है। ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगा सर? दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोले चलिए ठीक, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अभी डीएनए आरएनए पर आ रहे हैं कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किसने बताया कि ये पावर हाउस है? तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का नाम था कोलिकर। क्या नाम था बच्चों? साइंटिस्ट का नाम था कोलिकर, याद रखिएगा। कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। इसको और आगे दिया बेंडा ने, नाम उसका है सी बेंडा। ये दो साइंटिस्ट थे, सी बेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, कोलिकर ने और सी बेंडा ने। तो बोले चलिए ठीक, क्लियर है। शुरुआत इन्होंने किससे दिया? तो सर इन्होंने शुरुआत किया था पौधों के ऊपर रिसर्च करके। पावर हाउस ऑफ सेल कहा था किसको? पौधों को, कि भैया पौधों के पास में ये एनर्जी कहां से आ जाती है। तो बोले चलिए आइए जरा डीएनए और आरएनए पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। तो बच्चों, क्या डीएनए और आरएनए हमारे कोशिकाओं में मौजूद है? डीएनए और आरएनए क्या हमारे कोशिकाओं में मौजूद है? बोले हाँ सर, हमारे कोशिका में मौजूद है। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आपके मन में ये आया कहां से मालूम? टीवी सीरियल देखकर कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये मेरा बच्चा है या नहीं है, ठीक है। हाँ, वो मेले में बिछड़ जाते थे, फिर डीएनए टेस्ट होता था हीरो का कि इसको जायदाद दी जाए या ना दी जाए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो डीएनए है स्टूडेंट्स, ये समस्त जीवों में आपको देखने के लिए मिलेगा। बोले चलो भाई ठीक है, क्लियर है। तो ये कोशिकाओं में मौजूद होता है। डीएनए हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। क्या नाम है इसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये समस्त जानवरों में, समस्त जीवों में, समस्त पौधों में आपको देखने के लिए मिलेगा डीएनए। और ये डीएनए अलग अलग होता है। जैसे आपका डीएनए, ठीक है, आपके पापा का डीएनए, आपके बच्चे का डीएनए, ये एक होगा, ये डीएनए आपका एक रहेगा, ठीक है। फिर आपके पापा का डीएनए, आपके भाई का डीएनए और भाई का जो बच्चा होगा उसका डीएनए अलग होगा। मतलब कहीं से यदि चेन टूटी तो डीएनए बदल जाएगा। जैसे मान चलो आपके यहां पर क्या है सर, यहां पर हमारे पिता हैं, पिता की दो संतानें हुई, ठीक है। जैसे मान चलो यहां पर एक बच्चा हुआ, ठीक है, और यहां पर एक क्या हुई सर, एक लड़की हुई, ठीक है। यहां पर अब लिख लेते हैं भैया, एक बालक हुआ और एक लड़की हुई। तो इस बच्चे का जो बच्चा होगा, यहां पर जो इसका बच्चा पैदा होगा, ठीक है, इनका डीएनए ये सीक्वेंस का रहेगा। लड़की यदि हुई तो लड़की का डीएनए अलग हो जाएगा यहां से। अब दोनों में सिमिलरिटी अलग होगी। यहां पर यदि मान चलो क्या होगी, कोई बच्ची यदि हो गई, तो यदि इसका डीएनए टेस्ट कराओगे तो वो इस तरफ से होते हुए जाएगा, इसका डीएनए टेस्ट कराओगे तो इस तरफ से होते हुए जाएगा। हाँ, पापा से जरूर मिलेगा, आपके दादा से, मतलब आपके दादा से जरूर मिलेंगे आपके डीएनए, लेकिन यहां डीएनए जो है अलग अलग रहेगा। इसका डीएनए अलग, इसका डीएनए अलग। बोलो सर क्यों, ये डीएनए अलग कैसे हो गया? ये डीएनए अलग कैसे हो गया? डीएनए बदल कैसे जाता है? डीएनए बदल कैसे जाता है बताइए।
इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो कुछ तो पता होना चाहिए कि डीएनए बदल कैसे जाता है। एनीवन बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं तो फिर डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। म्यूटेशन के कारण से। ओके, तो सर इनमें एक प्रकार का एक जेनेटिक कोड होता है, इनमें वेरिएशन आता है। किस कारण से? वही तो पूछ रहे हैं कि किस कारण से इनमें जो है परिवर्तन आ जाता है, डीएनए परिवर्तित कैसे हो जाता है? वो सर पता नहीं सर, हमने सर आज तक कभी इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हम लोग ध्यान से पढ़ते कहां हैं? कोई बताएगा डीएनए कैसे बदल जाता है? तो डीएनए बदल जाता है बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर के कारण से, वातावरण के कारण से, हमारे खान पान के कारण से, हमारे रहन सहन के कारण से हमारा डीएनए बदल जाता है। नहीं, गुण वही रहेंगे, गुण वही रहेंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाता है। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने के लिए मिलता है ना, वो परिवर्तन हमें, ठीक है, नॉर्मल चीजों से मिलता है, हमारे आसपास की चीजों से मिलता है। तो हम लोग डीएनए थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। भैया ब्लड सैंपल, हमारा ब्लड भी चेंज हो जाता है ना, डीएनए हमारा ब्लड, जैसे हमारे मम्मी पापा का कोई जो है डीएनए है, मतलब ब्लड ग्रुप है, जैसे मान चलो हमारा मम्मी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हमारा जो है वो बी पॉजिटिव है, मम्मी का, मम्मी पापा का, ये पापा का, ये मम्मी का। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा जो है वो ए या बी में से कोई हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, ए भी हो जाए, हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या हम दोनों के गुण को लेकर आगे बढ़ गए? बोले हाँ बिल्कुल। अब हमारी शादी जिस लड़की से हुई, उसका हो सकता है कि उसका जो है वो बी ओ नेगेटिव हो सकता है उसका क्या हो, ओ नेगेटिव हो। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव भी होता है कि नहीं होता है? बोले यस बिल्कुल होता है। तो अब जो बच्चा पैदा हुआ, अब जो बच्चा पैदा हुआ, क्या वो ए पॉजिटिव हो सकता है या वो बी नेगेटिव भी हो सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बोले यस सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं? क्या हमें डीएनए में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं? बोले यस बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वो परिवर्तन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो उस पीढ़ी की पहचान करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो उसे ए भी बना, ए बी का असर आया। अब ये ओ नेगेटिव हो गया तो यहां पर देखो ये बी नेगेटिव निकल कर आया। तो ये इन्हीं में से निकल कर आ रहा, लेकिन इन दोनों का अलग रूप होगा थोड़ा सा। तो बोले यस सर बिल्कुल अलग रूप होता है, अलग रूप होता है। तो सभी, आप इंसानों के चेहरों को देखो, चाहे जानवरों के चेहरों को देखो, गाय भैंस भेड़ बकरी, सबके चेहरे बनावट में थोड़ा बहुत रंग रूप में भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बन जाएगा क्या? क्लियर हो रहा है? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, आरएनए क्या चीज होती फिर? आरएनए, यदि आपसे मैं आरएनए पूछूं कि भैया बताओ आरएनए क्या है जी, तो आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी इसमें लगता है, इसमें डीऑक्सी नहीं लगता, इसमें केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा। तो स्टूडेंट्स ये कैसा होता है जी? तो बोले सर ये प्रोटीन निर्माण करता है शरीर में, इसका कोई काम नहीं है, ये प्रोटीन निर्माण करेगा। और ये एक लक्षणों को दूसरे लक्षण, मतलब जो हमारे शरीर में जो बीमारियां चलती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो भी लक्षण मिलते हैं, वो सब इसी के कारण से मिलते हैं, आरएनए के कारण से।
आरएनए के कारण से हमें जो है जेनेटिक चीजें जो है वो मिलती हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि जो डीएनए तैयार होता है बॉडी में, वो कैसे तैयार होता है। डीएनए जो तैयार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें डीएनए सेम मिलता है, तब तो हम लोग डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। यदि हमें 5 पीढ़ी का भी देखना है, ठीक है, कि मेरे परदादा कौन थे, तो आपका डीएनए आप टेस्ट करा लो, ठीक है, और आपके परदादा का टेस्ट करा लो, मैच हो जाएगा। बोले हाँ ये इन्हीं के वंश का है, तो ये पूरी करोड़ों की जायदाद, ठीक है, हमारे पोते के नाम पर हो जाएगी। अब तो स्टूडेंट्स, डीएनए जो है वो चेक होता है शर्करा पर। एक प्रकार की इसमें शुगर होती है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन में शुगर पाई जाएगी। इसमें क्या पाया जाता है सर? इसमें पाया जाता है एक नाइट्रोजन क्षार। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये वही नाइट्रोजन है जो आप खेत में छिड़काव करते हो। इसमें एक नाइट्रोजन एसिड पाया, बेस पाया जाएगा, नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा इसमें। और इसमें पाया जाता है फॉस्फेट। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। ये चीजें जो हैं इनमें पाई जाती हैं, और इन चीजों के बेस पर जो है वो डीएनए टेस्ट लगता है। किसी का यदि डीएनए टेस्ट यदि हमें करवाना है तो इनकी मात्रा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। डीएनए मुख्य रूप से 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। डीएनए किससे बनता है? शर्करा से, नाइट्रोजन से और फॉस्फेट से। ये 3 चीजें डीएनए का निर्माण करती हैं। तो किसी भी पेड़ पौधों को यदि आप देखोगे तो हमेशा वो एक सा बिहेव करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आम के पेड़ में कल से जामुन लगना चालू हो जाए, या जामुन के पेड़ में कल से जो है वो पपीता लगना चालू हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे एक समान गुण से। हाँ, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि भैया जो मुख्य फल था वो काफी बड़ा हुआ करता था, उसका पेड़ बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बाद में जो उनके छोटे छोटे बच्चे चालू हो गए, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे गिरने लगा। लेकिन याद रखिएगा, पेपर में आया है डीएनए कैसे बनता है, तो शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से और फॉस्फेट से डीएनए तैयार होता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से। अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप कितने बच्चों से बन पाता है। जो अभी पढ़ाए हैं उन्हीं पर जरा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन फॉर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस प्रकार का एक ऑर्गन है? बताओ किस प्रकार का ऑर्गन है बच्चों ये। कुछ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हमें समझ में आया है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया डैश का अंग है? बताइए शरीर का ये कौन सा अंग माना जाएगा, मतलब क्या काम करेगा ये शरीर में? तो क्या ये सेलुलर डाइजेशन के काम में आएगा? क्या ये पाचन के लिए जवाबदार है? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो पाचन हो जाएगा। क्या ये सेलुलर डेथ के लिए होगा, मतलब किसी की यदि मृत्यु होना है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण हो जाएगी? या ये सेलुलर, सेलुलर मतलब सेल, कोशिका की बात हो रही है यहां पर, क्या ये सेलुलर, ठीक है, मोटिलिटी पर काम करेगा? मोटिलिटी मतलब होता है गतिशीलता। क्या ये गति प्रदान करने के लिए होगा सेल को, कि सेल की गति बढ़ा देगा? या ये काम करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन पर? सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या ये श्वसन पर काम करेगा? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस चीज पर काम करेगा? एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो सही आंसर जरा बताइए। ये रेस्पिरेशन लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका श्वसन।
किस पर कार्य करेगा? कोशिका श्वसन पर कार्य करेगा। इनमें ये ऑर्गन पाया जाता श्वसन का। जितने भी हमने आपको नाम बताए हैं ये सब कोशिका श्वसन, सभी लोग ये सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया होती कि नहीं होती, जरा बताओ मुझे। सर आपने गाय बताए, भैंस बताए, भेड़ बताए, इंसानों को बताए, शेर भी बता दिए, हाथी भी बता दिए, पेड़ पौधे भी बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन लेते हैं हम और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर या नहीं हुआ? बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो बोले चलिए ठीक है, ये भी बन जाएगा। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए और, ठीक है, देखते हैं आप उसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट्स फॉर, ठीक है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या ये कार्य करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का? क्या ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के रूप में कार्य करेगा? मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के रूप में काम करेगा, या ये प्रोटीन के रूप में काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के रूप में क्या काम ये करेगा? क्या ये, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में काम करेगा? मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बृहत अणु, या ये काम करेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए किस रूप में आपको लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करता होगा? प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन शब्द तो हमने यूज नहीं किया अभी। प्रोटीन शब्द का तो यूज मैंने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया में किया ही नहीं। किया हो तो बता दो कि सर हाँ आपने कहा था कि ये प्रोटीन बनाता होगा। तो स्टूडेंट्स ये काम करता है ऑक्सीकरण और अपचयन का। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीकरण और अपचयन का काम करेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब कोई भी पोषक तत्व आएगा और पोषक तत्व बाहर निकल जाएगा और हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसा ही तो होता है, हमने कुछ खाया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो क्या हो रहा है? आ रहा है, वो हमारा अपशिष्ट बच गया। खाने पीने के बाद में भैया डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, अब जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया वो हमारे बॉडी से रिडक्शन हो गया। तो ऐसे सभी पौधों के साथ तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? जानवरों के साथ भी हो रहा है, जानवर भी खाना खाते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये जो भी खाया पिए वो बाहर भी तो निकल रहा है। बोलिए यस, बिल्कुल बाहर निकल रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? सर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में काम आना। तो बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक दूसरा नाम आ जाए जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम,
क्या होता है प्यारे बच्चों राइबोसोम, जरा बताओ। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है राइबोसोम, किसे कहेंगे आप राइबोसोम, और होता क्या है ये राइबोसोम, बताओ। तो बच्चों राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये है अब इसका सही आंसर। जो आप चाह रहे थे ना कि सर हम प्रोटीन लगा दें क्या, तो प्रोटीन फैक्ट्री आप इसमें लगाएंगे। हमारे शरीर की जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसका नाम क्या है, तो सर उस प्रोटीन फैक्ट्री का नाम है राइबोसोम। बनेगा क्या, देख लो, आपने जो कहा है वही बता दिया आप लोगों को। इसे कहा जाता है प्रोटीन कारखाना। इसे प्रोटीन कारखाना के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे। तो ये क्या करता है, तो सर ये प्रोटीन को इकट्ठा करके रखता है। ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली होती है शरीर के अंदर में, एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर क्या करती है सर, वो पूरा का पूरा प्रोटीन इकट्ठा करके रखेंगी शरीर में। जो भी आपने खाया पिया है उसमें जो भी प्रोटीन निकल कर आएगा, तो ये प्रोटीन वाला डिपार्टमेंट है कि भैया जितना भी प्रोटीन आएगा हमको देते जाना, हम स्टोर करके रखेंगे इसको। तो बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। तो आप जो भी खाएंगे पिएंगे उससे जो प्रोटीन निकलेगा वो स्टॉक कहां रहेगा जाके, सर राइबोसोम में स्टॉक हो जाएगा जाके। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। यदि हमारे पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो आसानी से हमसे क्या होगा, यहां से बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जरा इसको। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आ राइबोसोम इज आ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर, क्या है बच्चों ये एक प्रकार का, सर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है। एक प्रकार के हमारे शरीर में क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है, जो कहां पाई जाती है, तो बोल सर फाउंड इनसाइड दी लिविंग सेल्स। जितने भी सेल में जान रहेगी, जितने भी बॉडी के सेल में जान रहेगी, उन सभी सेल में क्या मौजूद रहेगा, तो सर राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री है हमारे शरीर की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो राइबोसोम कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाएगा, जीवित कोशिकाओं में या मृत कोशिकाओं में। राइबोसोम कहां मिलेगा, जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, जीवित कोशिका में पाया जाएगा। तो बच्चों ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, तो सर ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारे बॉडी में कोई अम्ल क्या करता है, निकालता है। वो अम्ल का नाम बताओ जरा। राइबोसोम जो प्रोटीन है ये एक अम्ल निकालता है हमारे शरीर में, एक एसिड निकालता है। उस एसिड से हमारे सारे काम चलते हैं। बताइए, बताओ कौन सा अम्ल जो है वो हमारे शरीर में बनता है और उसका क्या काम है, उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। एमिनो एसिड, बहुत शानदार, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी लोगों के द्वारा। राइबोसोम जो बनाता है बच्चों वो होता है हमारा एमिनो एसिड। कौन सा एसिड, एमिनो एसिड। ये बनता है राइबोसोम के कारण से, ये राइबोसोम के कारण से बनता है। अब क्या करता भी है राइबोसोम इस एमिनो एसिड का को बनाकर, जरा मुझे बताइए। राइबोसोम जो है एमिनो एसिड को बना दिया, अब ये करेगा क्या, इसके काम मुझे, क्योंकि आप लोगों को आज तक इनके काम ही नहीं मालूम।
सबसे बड़ी बात तो ये है। बताओ जरा काम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग एमिनो एसिड को? हमें हमारे शरीर की जानकारी नहीं है, जानवरों की छोड़ो, पेड़ पौधों की छोड़ो। प्रोटीन प्रोटीन को निर्माण करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बताइए? एनीवन? जो ये जो एमिनो एसिड है हमारे बॉडी में 20 से बना होता है। हमारे शरीर 100% प्रोटीन है, तो उसमें से 20% से क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड बन जाएगा। और यही एमिनो एसिड जब आप कुछ भी खाते पीते हैं तो यही एमिनो एसिड उसे क्या करता है? पचाता है। ये एक क्या है? सर्कल है। आप जो भी खाते पीते हैं वो डाइजेशन कैसे होता है ये बताओ? डाइजेशन कैसे होता है? तो बोलो सर डाइजेशन होता है खट्टी चीजों को खाने में। डाइजेशन के लिए आप मार्केट में कुछ भी लेकर जाएं वो सब खट्टी लगेंगी। हाजमोला खाओगे खट्टा लगेगा, इनो पियोगे इनो भी खट्टा रहेगा। कभी कोई ऐसी दवा है बताओ कि कोई मीठी चीज खा लिए सर और हमारा खाना पच गया? बोले सर पानी पूरी भी मार्केट में इसलिए बिक रही है क्योंकि उसमें इमली का पानी दिया जाता है। जिस दिन वो पानी बंद हो जाएगा उस दिन पानी पूरी भी बंद हो जाएगी। क्योंकि खट्टी चीजें खाने से डाइजेशन ठीक हो जाता है। और खट्टी चीजें में क्या पाया जाता है सर? एसिड पाया जाता है। और एसिड जो है वो पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यही क्या करता है? तो सर यही एसिड जो एमिनो एसिड होता है ये हमारी हड्डियां, हमारे त्वचा, हमारे बाल, इन सभी के लिए कारगर होता है। मतलब इनके निर्माण में मदद करता है। यदि हमें चोट वगैरह लग जाती, घाव वगैरह लग जाते हैं तो भी यही प्रोटीन जो एमिनो एसिड बना है ना वो प्रोटीन से बना है। तो यही प्रोटीन और यही एमिनो एसिड हमारे क्या करते हैं? तो सर नया वहां से क्या कर देते हैं? भाग बना देते हैं। बोलो सर कैसे? जैसे मान चलो आपको कोई खरोच लग जाए और दोबारा यदि वहां पर घाव ना भरा हो तो फिर कैसा लगता है आप लोगों को? जरा सोच के देखो। मान चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथ में पूरा खरोंच ही खरोंच आ गया है और वो जीवन भर वैसा ही रहता। फिर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है तो जैसा पैर फ्रैक्चर हुआ वैसा ही होता है, कुछ नहीं होता उसका। फिर कैसे होते? बोले सर हमारी मसल्स जुड़ जाती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जुड़ जाते हैं। अब आप लोग देखो कितने ज्यादा निर्दयी लोग हैं। आप लोग जो है किसी भी पेड़ की जो है टहनियां काट लेते हैं। जैसे मान चलो पेड़ लगा अच्छा बढ़िया, आपके घर के पास में आ रहा कुछ आ रहा, आप इसको काट देते हो। आप इसको कई बार जो है बिल्कुल क्या कर देते हो? जड़ बस रहने देते हो, पूरा काट डालते हो। लेकिन जैसी बारिश होती है फिर से क्या हो जाता है? नई उल्हन के साथ में, नए अंकुरन के साथ में जर्मिनेट हो जाता है। बोले यस सर क्यों हो जा रहा है? सर इसके पीछे राइबोसोम ही है, ये प्रोटीन प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है? प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या होता है? एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है। ऊर्जा देता है कि नहीं देता है हमें? यदि आप कहीं प्रोटीन खाने लगो, एक्सरसाइज करने लगो, जिम जाने लगो तो आपकी मसल्स दिखने लगती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये राइबोसोम ही है, ये राइबोसोम ही। तो सर ये कहां से मिलता है? तो जैसे आप लोग जो है गेहूं की रोटी वगैरह खाते हैं, आप गेहूं की रोटी खाते हैं? बोले यस सर बिल्कुल खाते हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एक एसिड पाया जाता है, क्या? ग्लूटीन नाम का एसिड पाया जाता है। हाँ या ना बताइए, क्या गेहूं में ग्लूटीन नाम का एसिड पाया जाता है? बोले यस सर। ये अच्छा भी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। ग्लूटीन, ग्लूटीन नाम का अम्ल पाया जाता है गेहूं में। ठीक है। फ्लोर जिसे हम लोग कहते हैं, गेहूं का आटा, उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? तो सर ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। एनर्जी देगा ना ये, तभी तो खा रहे हैं हम लोग गेहूं की रोटियां, नहीं तो नहीं खाते, बंद कर देते खाना। तो अच्छा भी है बुरा भी है, लगातार लगातार खाएंगे तो ग्लूटीन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में हमारे, ज्यादा मात्रा में। तो हमें ज्यादा मात्रा में भी इकट्ठा नहीं करना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स
टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए इसकी जरा डेफिनेशन हो जाए, इसकी भी एक डेफिनेशन बनना चाहिए। तो क्या होता भैया राइबोसोम? तो सर राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है जो क्या करती है सर, प्रोटीन को अपने पास में इकट्ठा करके रखी है, प्रोटीन को इकट्ठा करती हैं। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन यदि हमें लिखें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, एक और डेफिनेशन यदि अच्छे से लिखें, दिस इज जेनेटिक कोड, ठीक है, दिस इज जेनेटिक कोड ऑफ प्रोटीन इनटू चेन ऑफ एमिनो एसिड। एक जेनेटिक कोड है, प्रोटीन यदि एक बार आपके अंदर स्टेबल यदि हो गया तो ये जेनेटिक आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे देखा होगा आप लोगों ने, किसी के माता पिता अच्छे, ठीक है, हेल्दी यदि हैं, जैसे कोई 100 किलो के पेरेंट्स हैं, 80 90 100 वाले हैं, तो उनका बच्चा भी हष्ट पुष्ट ही होगा। ऐसा तो नहीं कि उनका बच्चा दुबला पतला हो जाएगा। अब मान चलो जैसे खली है, खली, ठीक है सर, 6.5 7 फीट का खली, उसका वजन सर 150 किलो के आसपास, उसकी बीवी का वजन मान चलो 100 किलो के ऊपर हो, और उसकी बिटिया पैदा हुई है और वो बड़ी हो गई है और उसका वजन मात्र आज 40 किलो है। क्या ऐसा हो सकता है? सोच के बताओ। नहीं ना। अब मान चलो तुम जो हो 50 किलो के हो, ठीक है, हवा दिया जाए तुम उड़ जाओ, हवा यदि जोर से चल जाए तो तुम उड़ जाओ, ऐसा तुम्हारा वजन है 50 किलो का। लड़कियों का वजन 40 किलो का रहता है, मैक्सिमम लड़कियों का वजन 40 किलो 50 किलो, बस इससे ऊपर उनका वजन कभी होगा ही नहीं, भले वो कुछ खा ले। 100 में से एक का वजन हो सकता है 70 किलो पहुंच जाए बाय चांस, अभी तो नहीं पहुंचेगा, शादी के बाद पहुंच जाए तो पहुंच जाए, अभी 70 किलो में कोई भी नहीं होगा। तो यदि आपका इतना कम वजन है तो क्या आपके बच्चों का वजन 100 किलो के ऊपर जा सकता है क्या? यदि आप उन्हें रेसलर वगैरह बनाना चाहें, कुछ बनाना चाहें, वो सर इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, क्योंकि ये जीन्स में आ चुका है आपका। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है राइबोसोम की, ये बेस्ड होती है आरएनए पर, ये आरएनए पर बेस्ड होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड होता है हमारा राइबोसोम, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको दिया किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया भाई इसको? तो फ्रेंड्स इसको देने वाले थे पेलाडे, पेलाडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने जो है राइबोसोम की खोज की। ठीक है, तो पेलाडे ने जो खोज किया था ये जंतुओं पर किया था, एनिमल पर, जितने भी जानवरों पर है उन पर खोज करने वाले थे पेलाडे साहब। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यदि मैं पूछूं कि भैया बताइए पौधों पर किसने खोज किया, पौधों पर किसने खोज किया? क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया? जंतुओं पर। जंतुओं पर किसने खोज किया? तो सर एनिमल पर पेलाडे ने किया। तो बताइए पौधों पर किसने किया, प्लांट पर किसने किया? तो प्लांट पर करने वाले थे रॉबिन्सन, रॉबिन्सन, और उन्हीं की एक टीम में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था ब्राउन, रॉबिन्सन और ब्राउन। क्योंकि अकेले कुछ लोग नहीं करते ना, टीम चाहिए होती है, रॉबिन्सन और ब्राउन, इन दो लोगों ने मिलकर जो है पौधों के ऊपर परीक्षण किया था कि भैया पौधों में जो प्रोटीन इकट्ठा होता है वो कैसे इकट्ठा होता है। तो कभी भी आप किसी पेड़ को काट कर देखेंगे तो उनकी गोलाई पर आप लोगों को एक गम टाइप का मिलता है, ग्लू टाइप का मिलता है, और आप उसे कह सकते हो कि एक लिक्विड निकलता है। किसी पौधे को यदि आप काट दो तो आपने देखा होगा एक तरल सा पदार्थ निकलता है वहां से, चिपचिपा पदार्थ। वहीं पर होता है हमारा राइबोसोम, और वहीं पर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी, वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, और वहीं पर क्या मौजूद होता है? राइबोसोम भी इकट्ठा होता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम माना जाता है।
प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और पावर हाउस, ऊर्जा कौन देता है? सर ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया। बन जाएंगे क्या दोनों टॉपिक? पेपर में भी पूछा जाएंगे। तो सभी जानवरों के लिए, सभी, ठीक है, फसलों के लिए, क्योंकि फसल में पेड़ पौधे हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और इंसानों के लिए भी, ये तीनों जगह से आ जाता है। या तो क्रॉप से पेपर में आ जाएगा, या तो एनिमल साइड से आ जाएगा, या तो बायोलॉजी तरफ से आ जाएगा एग्रीकल्चर की, लेकिन आता जरूर है। तो चलिए ठीक है, फिर आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।